बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नारी शक्ति के खास कार्यक्रम में। और आज मैं एक ऐसी बिजनेस विमेन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, और ये संघर्ष सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया। मैं आपको बताऊंगी कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकती है। तो माँ से लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेस विमेन की स्टोरी आपको बताएंगे। नाम अभी रिवील नहीं करूंगी, आइए पहले उनसे मिलते हैं। मैं बजाती हूँ घर की घंटी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? एकदम अच्छी, प्लीज कम। तो आज हम आपसे मिलने बस नहीं आए हैं, बहुत सारी कहानी आपकी जाननी है, बहुत एक्साइटमेंट भी है। एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक जया मिश्रा के बारे में सुना बस है, एक सक्सेसफुल बिजनेस विमेन। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस विमेन बनी कैसे आप, आज ये जानना है। चलो बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो घर बहुत सुंदर है आपका। हाँ, घर बहुत सुंदर खुद है। सजाया आपने? मुझे लगता है कि खुद सेलेक्ट करती हैं सामान कि घर एकदम परफेक्ट दिखे। हाँ, अगर मैं इंजीनियर नहीं होती तो आई वुड हैव बीन समथिंग रिलेटेड टू आर्ट। मेरा फैशन में भी बहुत इंटरेस्ट है, इंटीरियर्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, वो शायद तुम्हें जगह जगह दिखेगा। ओके, वो दिख रहा है मैम। आइए बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बैठ के बात करते हैं क्योंकि बातचीत बहुत सारी करनी है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि डू यू गेट अ टाइम, मतलब क्योंकि कंटिन्यूसली बिजनेस और सारी चीज़ों में बिजी रहती है, तो खुद के लिए वक्त निकाल पाती हैं कि नहीं? हाँ, मैं बहुत वक्त निकाल लेती हूँ अपने लिए। काम तो रहता है अपनी जगह, पर मुझे लगता है कि थोड़ा घर में प्रेजेंस होने से, बच्चे बोले या ना बोले, माँ का रहना ज़रूरी होता है। और ये कितना डिफ़िकल्ट होता है बीइंग अ सिंगल पेरेंट। अपने बच्चों को भी संभालना है, काम को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, इन-लॉज को भी संभालना है, मतलब कुल मिलाकर संभालना ही संभालना है आपको। उस मामले में मैं कहूँगी मैं लकी हूँ, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं क्या ही उनको संभालूंगी, आज तक वो ही संभालते आए हैं सब कुछ। और क्योंकि वो हैं और उन्होंने सब किया ही है, तो उनका योगदान बहुत रहता है बिजनेस में भी, फैमिली में भी। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से मुझे बहुत समय अपने लिए मिल पाता है। कहीं डेफिनेटली जब बच्चों से रिलेटेड कुछ डिसीजंस होते हैं या अपनी पर्सनल डिसीजंस होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ, तब एक बारी को लगता है कि चीज़ें कठिन हैं। पर हमेशा मुझे एक चीज़ लगती है कि यदि फीमेल इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उसकी आधी से ज़्यादा दिक्कतें, भौतिक दिक्कतें एटलीस्ट, वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इमोशनल तो जो है सो है, वो रहता ही है, पर इंडिपेंडेंस को आई हैव ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी, एंड समहाउ आई वुड से माय फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव इन दैट सेंस। उन्होंने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है रादर, बिकॉज मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी और मुझे ये साम्राज्य संभालने का अवसर मिलेगा। आई केम एज अ स्टूडेंट एंड मैं स्टूडेंट से इस घर की बहू बन गई। मुझे ये स्टोरी जानना है, बट ये स्टूडेंट से बहू वाली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐसा था कि तो चलिए बहू रानी का घर भी देखते जाते हैं और बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि आपको मैंने फिर बोला ना कि आपका घर सुंदर है, इसलिए दर्शक भी जाने तो। लेकिन आप स्टोरी कंटिन्यू रखिए अपनी। मैं 2000 में यहाँ आई। उस साल री-काउंसलिंग हुई थी छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार। तो री-काउंसलिंग में मुझे शंकराचार्य BIT में सिविल मिल रहा था, बट कहीं ना कहीं मिश्रा सर से परिचय आया और उन्होंने कहा अरे तुम हमारे कॉलेज में आओ, और तब मुझे यहाँ एडमिशन मिला। और शुरू से ही वो मुझे बड़ा प्रेम करते थे। उन्हें ब्राह्मण और कन्याओं से वो हमेशा, वो बहुत उनको लगता था कि उनको एक स्नेह है, एक प्रेम है। और क्योंकि मैं उनके एरिया की भी थी, रीवा शहडोल की, तो चले ऊपर से। हाँ बिल्कुल, तो उनको देखना है तो वो उनको हमेशा लगता था
कि हम अपने जगह की कन्या को हमारे पास रहे, तो उन्होंने मुझे बोला यहीं एडमिशन ले लो, एंड आई टुक एडमिशन हियर। और फिर वही देखते देखते कब उन्होंने ये डिसीजन लिया, और हम लोगों की शादी हो गई 3rd ईयर में। ओके। तो मैंने अपने आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा, तो मीन्स आपके ससुर जी ने आपकी शादी लगाई? हाँ, दैट वाज अरेंज मैरिज? इट वाज कॉलेज में रहते लव कम अरेंज। ओके ओके। तो उन्होंने, मैं तो अपनी शादी का पूरा श्रेय उन्हीं को देती हूँ कि उन्होंने ही मुझे पसंद करके बहू को बनाया। जी। ओके। तो आप रीवा और शहडोल का जिक्र कर रही थी, मैं भी शहडोल से आती हूँ मैम, और हम देखते हैं कि जो वो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ आज भी है। वहां से निकल कर आगे बढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। बहुत क्या बोलते हैं वहाँ के लोग? वैसे आप रहने वाली कहाँ के? आपका मायका कहाँ का? शहडोल का ही शहडोल का ही है। और मुझे हमेशा लगता था कि शहडोल क्योंकि बहुत छोटी जगह है, तो जब भिलाई आएंगे तो ऐसा मत हो कि मैं सबसे पिछड़ी रहूं, या ऐसा एक वो रहता है कि अरे ये बड़ा शहर है। शहडोल के कंपैरिजन तो बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर, पर समाओ मुझे ऐसा लगा कि अगर इंसान में कुव्वत होती है और वो अपने आप में मैं को ढूंढ लेता है, तो कोई भी बड़ा शहर उसको छोटा नहीं फील करा सकता। और ये आपने प्रूव कर दिया है। You already did। और एक स्टोरी आपने अभी कुछ थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे कि विमेन कितनी भी इमोशनली वीक हो बट शी कैन हैंडल हर, और आपने अपने आप को हैंडल किया भी। मैं उस इंसिडेंट्स की भी बात करना चाहूँगी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं आज आपका मन दुखाना चाहती हूँ, बस इसलिए कि पता चलना चाहिए कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, और महिला के अंदर कितनी क्षमता होती है, ये दर्शकों को पता चले। वो इंसिडेंट्स जब आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, मैं अभिषेक मिश्रा जी की बात करूंगी, जब उनकी डेथ हुई आपको पता चला होगा वो डिफ़िकल्टीज, कितना समय लगा खुद को ये बताने में कि मुझे ही अब सब मैनेज करना है? कितने दिन में आप अपने आप को, वैसे मूव ऑन तो आप आज भी नहीं कर पाई, उनकी यादें तो हमेशा ही रहेंगी, आपके साथ है, आपको और मजबूत बनाती हैं, बट वो स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें। So we were very young when we got married, और मैं आई थिंक 20.5 या 21 साल की थी, और अभिषेक 23 साल के रहे होंगे, और हमारा शादीशुदा जीवन करीबन 14 साल का रहा। तो जब थोड़ा डिफ़िकल्ट इंसिडेंट्स था, ये अपन यूजुअली मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, और नॉर्मल तो नहीं था। तो जब अभिषेक मिसिंग हुए उसके करीबन 45 दिन 43 डेज़ के बाद हम लोगों को पता चला कि ऐसा हो चुका है। तो वो 45 दिन तो ऐसे निकले कि उसका शायद मैं कभी आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट, कि वो 43 डेज़ में जो स्पेकुलेशंस हुए, और कठिन शायद मीडिया ने ही उसको बना दिया था मेरे लिए, बिकॉज़ जब आप, मतलब मुझे लगता है जब आप नोन होते हैं तो वो कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो इतने सारी चीज़ें आ रही थी सामने कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि इधर दिल दिमाग लगाएं कि इधर दिल दिमाग लगाएं, दुख मनाएं कि सोचें कि आगे क्या होने वाला है। तो वो उस जो 45 दिन का टेन्योर था, मुझे लगता है उसने मुझे शायद जीवन भर के लिए प्रिपेयर कर दिया होगा। Exactly. क्योंकि मुझे ये पता था जो भी अब सामने आएगा वो शायद नॉर्मल नहीं आने वाला है। तो फिर जब ये बात सामने आई तो मुझे, मतलब शायद 2 मिनट भी ये नहीं लगा होगा कि मुझे अपने लिए सोचना है। मेरे सामने सिर्फ मेरे 2 बच्चे थे, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इन्हें कैसे बताऊंगी। यू नो, माय सन वाज 12 दैट टाइम, एंड मेरी बेटी जो थी वो 5 साल की थी। तो मुझे अपना इंसिडेंस याद आया व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। सो वो मेरा पहला ताल्लुक था या इत्तेफाक था मौत के साथ। तो तब आई रियलाइज कि लूजिंग समबडी क्या होता है। तो बट आई सॉ माई मदर, शी नेवर क्राइड इन फ्रंट ऑफ अस जब व्हेन वी लॉस्ट आवर फादर। और मुझे लगता है उसने बहुत हिम्मत दी थी हम लोगों को आगे बढ़ने की। तो मुझे सिर्फ यही था कि अभी मुझे एक उंगली जो मेरा हाथ पकड़ेगी वो मेरे बच्चे हैं, और दूसरा जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मेरे फादर इन लॉ। मतलब मुझे यही ख्याल था कि
एक फादर मदर का जो दुख होता है, मेरे इन लॉस का जो दुख है, शायद वही दुख मैं अपने दुख से कंपेयर कर सकती हूँ, और ये बहुत दुखी होंगे और मैं इनको छोड़ना भी नहीं चाहती थी उस दुख के मोमेंट में। बहुत ख्याल आते थे कि पता नहीं इधर कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। क्यों आया ये ख्याल नहीं पता कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि लोग तो बहुत एज भी कम। हाँ, आई वॉज 33 देन। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते थे कि जो भी होगा, मतलब मैं उस पर नहीं जाना चाहती। पर वो एक समय ऐसा था जब मुझे बहुत सारे लोगों की परख हो गई। जो होता है ना, वो कहते हैं कि जब शनि की महादशा चलती है तो आप ये समझते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। तो शायद मैं वही समय मेरे लिए था जब मुझे ये समझ में आया कि ये मेरे अपने हैं और ये मेरे पराए हैं। तो एज सून एज आई, मतलब मुझे ये समझ में आया, और मुझे भगवान की दया से मुझे ऐसा लगता है मेरी अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये समझ में आया गिव अप करने का तो समय नहीं है। वो कहते हैं ना, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। और क्या है आगे लाइन, डुबाया मुझको होने ने, जो ना होता मैं तो क्या होता। तो समहाउ पढ़ने लिखने का जब शौक होता है तो ये छोटी छोटी लाइनें बहुत काम आ जाती हैं। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज इन लाइफ कि मुझे अभी अपने परिवार के लिए रहना है और गिव अप करना नहीं कर सकते। और आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपने गिव अप नहीं किया। वैसे तो बहुत कुछ मैंने आपके बारे में जान लिया, आपको रुला भी दिया, नहीं आप इमोशनल हो गए। बट क्योंकि देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं या किसी की स्टोरी की बात करते हैं तो उस पहलू पर बात हो जाती है कि आपने सक्सेस कैसे पाया, बट उसके पीछे की संघर्ष की कहानी जो आपको बहुत मोटिवेट भी करती, कई बार डीमोटिवेट कर देती। कई बार आपको ऐसा भी फील हुआ होगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ये सब नहीं करना था, कहाँ भगवान आपने फंसा दिया, तमाम चीजें आती होंगी दिमाग में। ऐसा हुआ कभी? हाँ, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार होता है। और आप सोचते हो कि लाइफ में अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, अब कुछ रास्ते नहीं दिखते। तो आई थिंक दैट इज़ द टाइम जब मुझे ऐसा लगता है आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु के रूप में एज आई टोल्ड यू कि आई हैव माई फादर इन लॉ, उन्होंने बहुत काम सिखाया। पर शायद वो एक समय था जब आई गॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स भगवान। मैंने अपने इष्ट देव से, उसके पहले मैं इतना पूजा वगैरह नहीं करती थी, बट मैंने उस समय मंत्रों की ऊर्जा को समझना चालू किया और मुझे लगा कि एक सुप्रीम पावर है जो आपको, अगर आपकी मोरालिटी सही है और आप सही हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा और आपको आगे लेकर के जाएगा। तो सोचा तो बहुत बार कि गिव अप करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक आई विल एवर गिव अप। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अब आप जब अपने मन से हार जाते हैं तब आप हारते हैं, कोई आपको नहीं हरा सकता। बिल्कुल। ये बताइए कि आप इतनी फिट हैं, आपका बेटा आई गेस 20 इयर्स का, बेटी 14। संतूर मॉम तो है ही, क्या करती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और फिटनेस का राज क्या है? ये आदत वैसे मुझे मेरे हस्बैंड ने ही लगाई थी जिम की। एंड शुरू से ही हम लोग डांस और ये सब करते हैं। मैं खुद भी कथक डांसर रही हूँ, बट somehow we started gymming together। हम लोग ने चालू किया, तो मैं थोड़ा बहुत रन करती हूँ क्योंकि थोड़े बैक के इश्यूज है, बहुत फास्ट नहीं, बट मैं जिम में बहुत जाती हूँ। वो एक समय 1 घंटा ऐसा होता है जब कान में आपके गाना लगा होता है और आप अपनी जितनी दिन भर की नेगेटिव ऊर्जा कहना चाहिए या जो भी, आप वो सारा निकाल लेते हैं वर्कआउट करते दौरान। और आपको खुद भी अच्छा लगता है कि आप आप प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो चलिए मैम, वैसे तो बहुत कुछ जान लिया आपके बारे में, अब एक बार आपके ऑफिस भी चल लेते हैं, देखते हैं कि कैसे काम करती हैं आप। डांटती वाटती हैं लोगों को कभी? मुझे लगता है कि आपको ज्यादा गुस्सा ही नहीं आता होगा। नहीं, गुस्सा बहुत आता है और डांटते भी हैं, बट आई पैसिफाई। मेरी एक आदत है कि मैं डांट करके मुझे सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो और वो होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप रास्ते में चलते हैं
तो आप अगर एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ आपने अकेले हासिल किया है। बिल्कुल। उस रास्ते में आपके साथ जितने लोग हैं, जब आप इनफैक्ट आप जो बात कर रही थी ना कि गिव अप क्यों नहीं किया, वो इसलिए भी किया कि आपकी जब आप संस्था थी, इतने बच्चे थे, इतने स्टाफ थे, तो एक मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके टूवर्ड्स भी थी कि मैं गिव अप करना सोच ही नहीं सकती थी। अगर आप खुद ही सोचिए ना कि मैं शायद बड़ा शब्द यूज कर रही हूँ, बट जब राजा और प्रजा होती है तो आज की डेट पे तो खैर इक्वालिटी है, बट अगर आपको एक चेयर दी गई है तो आप कैसे ये सोच सकते हैं ना। क्योंकि आपके ऊपर और आपके साथ इतने लोग जुड़े होते हैं कि आप वो सोच ही नहीं सकते। अगर आपने कुछ खोया है तो भगवान कई बार इतना दे देता है। जैसे मेरे ससुर जी हमेशा एक चीज़ कहते थे भाषण में आफ्टर लूजिंग अभिषेक कि मैंने एक बेटा खोया है पर मेरे पास 20,000 बच्चे, मैं उनके लिए आगे बढ़ूंगा। तो आप ये चीज़ें इतनी आपको हिट कर जाती हैं, आपके ब्रेन में रह जाती हैं कहीं ना कहीं कि नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है आपकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि सॉरी कहना और प्यार करना और हक कर लेना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए, पर ये कर लेना चाहिए। चलिए, कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे वो भी समझेंगे बहुत सी चीज़ों को, क्योंकि हम देखते हैं ना कि लोग आजकल, मैम प्रॉब्लम क्या है, और आप तो देखती होंगी कॉलेज में भी कि लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी हो जाती है। अगर कुछ भी हुआ तो दे विल गेट इन अ जोन कि उस जोन से निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपके ऑफिस का भी टाइम हो चुका है और हमें भी देखना है कि आप वहाँ पर कैसे मैनेज करती हैं। वैसे एक बात बताइए, चलते चलते ही खाना वाना बनाती हैं कभी घर पे? खाना बनाती हूँ पर अब थोड़ा कम कर दिया है। मेरे बच्चे बहुत कहते हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। बनाती हूँ, बहुत सिलेक्टिव बनाती हूँ। मुझे इतनी फैंसी कुकिंग नहीं आती, मैं देसी वाली हूँ। देसी खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ। वैसे मैं जो काम करती हूँ वो अच्छा कर लेती हूँ। और दूसरी चीज, शेड्यूल के लोग होते ही टैलेंटेड हैं मैम। बिल्कुल। और शेड्यूल की जो कुछ चीजें हैं, जैसे आप कढ़ी बहुत अच्छी फुलौरी वाली कढ़ी बनती है, बिजौरी, दही वाली मिर्ची, ये सब यहाँ तो आजकल खाने नहीं मिलती है जी। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये बताइए, जैसे जो घर से लेकर कॉलेज तक का डिस्टेंस होता है, गाड़ी में ट्रेवल करती है, तो व्हाट डू यू डू इन दैट टाइम? मतलब या तो काम की वजह से बार बार फ़ोन में ही बिजी रहती हैं, गाने वाने सुनती हैं? गाने ऑफ कोर्स सुनते हैं, गाने तो जब मिल जाए मौका तब सुन लेते हैं, क्योंकि वो बहुत मूड बस्टर्स भी होते हैं। और आप हमेशा, मतलब मुझे लगता है कि अपनी हैप्पीनेस को थोड़ी प्रायोरिटी दे देनी चाहिए। जब आप खुश रहेंगे तब आप सामने वाले को खुश रख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे कि आप कॉलेज में बहुत सारी फीमेल्स को देखती होंगी, बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं, अब क्या देखती हैं आज के जनरेशन में इन विमेंस? हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी उनके मूड स्विंग्स और बहुत आजकल ड्रास्टिक चेंज एक महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन है आपका आज की यूथ को लेकर? देखिए, मुझे लगता है आज का यूथ इज़ वेरी स्मार्ट। दे नो अबाउट सो मेनी थिंग्स, courtesy सोशल मीडिया, दे नो अबाउट देयर राइट्स। और क्योंकि उस समय से अब तक, जैसे हम 4 बहनें हुआ करती थी, पर आज की डेट पे लोग 2 बच्चे या 1 बच्चे पे ही रहते हैं, तो बड़े पैम्पर्ड बच्चे होते हैं आजकल के। और पैम्पर्ड के साथ साथ सिंस दे नो देयर राइट्स, और मुझे लगता है क्योंकि ये ट्रांजिशन चल रहा है जहाँ पे हम ये मानते हैं कि औरत इज़ इक्विवेलेंट टू पुरुष, तो हम मन से कई बार वो मान नहीं पाते हैं। और क्योंकि हम सबकी जो एक अपब्रिंगिंग होती है वो ऐसे ही होती है कि घर का खाना, जैसे आपने मुझसे पूछा आप खाना बनाती हैं कि नहीं, शायद ये किसी पुरुष से आप नहीं पूछती, क्योंकि ये प्री डिफाइंड था आपके मन में कि खाना, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक औरत हूँ तो खाना मुझे बनाना ही चाहिए, ठीक है। फिर आप जब काम करके आती हैं तो भी एक पब्लिक या एक घर में एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको एक रोटी या पराठा तो खिला ही देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपके घर कोई आता है तो कोई कभी मतलब शायद मैं भी अपनी बेटी से ही बोलूँगी कि नारायणी जाओ पूछ लो, पर मैंने एक हैबिट डालनी चालू कर दी है कि मैं रुद्रांश को भी पूछती हूँ, रुद्रांश जाओ पूछ लो चाय कॉफ़ी क्या लेंगे, दादू आए हैं
उन्हें कुछ खिलवा दो। तो नॉट जस्ट नारायणी, बस रुद्रांश। पर हम लोगों को कहीं ना कहीं इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि आज की डेट पे जब आप बोल रहे हैं कि इक्वालिटी का ज़माना है, तो वो घर से ही चालू होगा। बिल्कुल, घर से। आप नहीं शायद इतना, क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ हम अपनी फीमेल जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, डॉटर्स, उनके लिए थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो शायद हम उस हद तक की फ्रीडम नहीं आज भी दे पाते हैं। बट अब हमारा यही तो रोल है ना कि उनको समकक्ष जब हम बना दिए हैं, तो उनको ये जो परिश्रम या जो परेशानियां आएंगी उनसे कैसे डील करना है, वो तो तभी सीख पाएंगे जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जब आपके सामने एक्चुअली वो परेशानियां आएंगी। तो समाज, जैसे तुम मुझसे पूछती हो कि आप में हिम्मत कैसी है, तो मैं उस ज़माने में शायद सबसे छोटी बेटी थी, और मुझे हमेशा लगता था कि हम 4 बहनें इसलिए आई हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा की बेटा नहीं हुआ। विच वाज, आई थिंक टू सम एक्सटेंट इट वाज करेक्ट ऑल्सो। बट हमारे मदर फादर ने मुझे बहुत कम रोका टोका। तो शायद जो थोड़ा दबंग तो नहीं बोलूँगी, बट जो एक कॉन्फिडेंस था वो बचपन से था कि नहीं, मैं सब कर लूँगी। ओपरा विनफ्री के शोज देखती थी तो सोचती थी कि नहीं, ये ही वो मुकाम है जहाँ पहुँचना है। तब नहीं पता था कि साइकोलॉजिकली मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि इतने संघर्ष के बाद वहाँ पहुँचना है। पर हाँ, मतलब समाओ मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने ये बात रखी है सामने, तो आपको इन बच्चियों को वो पंख देने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो उड़ान उनको देनी पड़ेगी, उसकी फ्रीडम देनी पड़ेगी उड़ने की। आई गेस अब हम कॉलेज पहुंचने वाले हैं। आज ये भी समझ में आ जाएगा कि हाउ यू मैनेज ऑफिस। बट मेरे दिमाग में एक बात आई, जब हम आ भी रहे थे रास्ते में, काम के साथ बच्चे भी मैनेज करना है, और एक माँ को अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना था, तभी आपने ये चुना कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। कभी ऐसा हुआ है कि इसका गुस्सा बच्चों पर निकल गया हो, बाद में रिग्रेट फील हुआ हो? क्योंकि ऐसा होता है खासकर मम्मियों के साथ। हाँ, ये मेरी लाइफ का ऐसे बहुत ही दुखती हुई रग है जो तुमने अभी पिंच कर दिया है कि ऐसे कई बार होता है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि लाइफ में आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और आपको लगता है कि आपने तो सब सही किया। और क्योंकि आई वॉज अ अर्ली मदर, मैं 21.5 साल में आई वॉज अ मॉम। जब आपको यही नहीं पता होता है कि आपका लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है, और आप खुद बहुत छोटे होते हैं और आई वुड से इमेच्योर होते हैं। आपके हाथ में एक बहुत प्यारा बच्चा है, पर आपको समझ नहीं आता है कि अब मैं इसे संभालूं कि खुद को संभालूं। और कई बार ऐसे होता है कि आपको लगता है आप सब संभाल लेंगे, पर आप नहीं संभाल पाते हैं और आप किसी को शो नहीं कर पाते हैं। और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी देयर इज दिस पीरियड कॉल्ड पोस्टपार्टम, जब आपके बहुत इमोशनली आप अस्थिर होते हैं, आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं अपने आप को लेकर के कि आप मोटे हो गए हैं, विल यू कम बैक टू दैट सेल्फ, बिकॉज वो तब बच्चे थे ना, तो तब तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। मूड स्विंग्स होते हैं, तो उतने छोटे को तो नहीं, बट जब ही वॉज 4-5 years, तो मैंने एक बार अपने बेटे को सीट में बैठ जाइए। हाँ जी और मैं भी एक चेयर आपके पास में ही लेके बैठ जाती हूँ। तो मुझे एक वाकया याद है कि मैंने अपने बेटे की थोड़ी पिटाई कर दी, थोड़ी तो नहीं, थोड़ी मुझे लगता है ज़्यादा ही पिटाई कर दी। और माई सन वॉज वेरी क्यूट एंड कभी उसने बदतमीज़ी नहीं की होगी, कभी ना नुकुर नहीं किया होगा, बट कभी गुस्सा उस पर निकल आया। तो वो वाकया जो है, उस समय तो नहीं लगा कि गलत किया कि सही किया या आपका गुस्सा निकल गया, पर आज 2-1 साल पहले मुझे एकदम से सबकॉन्शियसली ये याद आया कि वो छोटा रुद्रांश बैठा है और उसको मैंने मारा है। और वो गिल्ट जो उस समय तो नहीं, पर जो इस समय आया 2 साल पहले, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने मुझे बहुत डिप्रेशन में ले आया, यू नो। और ऑल्सो उसका 12th वाला फेज चल रहा था, जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे आगे क्या करना है।
इतनी सारी संस्थाएं चाहती तो मैं यहीं उसका एडमिशन करा दी, बट देन ही वांटेड कि मम्मी आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन। मेरे ससुर जी भी थोड़े नाराज़ थे कि हमारा इकलौता पोता है, तुम उसको दूर मत भेजो। वो तो बोलेंगे क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है और उनके लिए तो वही अभिषेक स्वरूप है। पर अब मैं बड़ी कश्मकश में थी कि इसको भेजूं ना भेजूं तो ये मुझसे नाराज़ होगा, भेजूं तो ये मुझसे नाराज़ होंगे। और उसी दौरान एक ये गिल्ट मेरे जहन में आ गया। फिर मुझे लगा कि ऐसे मेरी जैसी और भी बहुत सारी माएँ होंगी जिनको शायद ये गिल्ट कहीं ना कहीं खलता होगा, और वो बैगेज इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था गिल्ट का कि पता नहीं वॉज आई अ गुड मदर और नॉट, क्या मैंने अपने बच्चे को सही अपब्रिंगिंग दे पाई है, और अगर नहीं दी होगी तो ये किस रास्ते निकलेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। देन आई स्पोक टू माई, दोनों बच्चों से मैंने बात की, मैंने उनके सामने एक तरीके से समर्पण किया कि मुझे माफ़ कर दो, आई वॉज़ वेरी यंग, और मुझे नहीं पता कि ये कब तुम लोगों को हिट करेगा। जैसे मुझे 40 साल में हिट हुआ, कहीं इनको हुआ और तब ये मुझसे नाराज़ हो गए। तो मेरे पास तो मेरे ही दोनों बच्चे हैं। सो एंड आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो अबाउट पेरेंटिंग कि अब आपने जो करना था वो आप कर चुके, बट कैसे फैमिली इसमें अगर आपकी छोटी बहू है या आपकी छोटी बेटी है जो यंग एज में पेरेंटहुड को संभाल रही है, तो वो अकेले बच्चा नहीं बड़ा कर पाएगी। देखिए, एक बच्चे को बड़ा करने के लिए उसकी माँ काफ़ी होती है, पर एक बच्चे को बड़ा करती हुई माँ के साथ फैमिली होनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, वो कहते हैं ना, you don't need hell of a crowd to raise a child, you need hell of a crowd to raise a mother who is upbringing a child. Exactly. So to deal with all these things, मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सारी माताओं को ये एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि आपसे गलतियाँ हुई होंगी, पर अब आप पीछे जा कर के तो शायद कुछ ना कर पाएँ, बट स्पीक टू योर किड्स, आप अपने बच्चों से बात करिए। बातचीत होना, वार्तालाप होना बहुत आवश्यक है आज की जनरेशन से, क्योंकि ये कब किधर किस रास्ते पे चले जाएं आप नहीं बता सकते। और मैम आजकल ये हो रहा है कि आप देखिए ना कि लोगों में इमोशनल एजुकेशन की कमी है, वो इमोशन से दूर है। और वजह यही है कि वो बचपन का कोई बैगेज लेकर चलते हैं और बाद में उसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव आता है। बिल्कुल, वो जैसे मैं खुद अपनी ही बात करूँगी, मैं चौथी बच्ची थी अपने माँ बाप की। एग्जैक्टली। तो मुझे ना चाहते हुए भी लगता था कि अरे मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मैं अनवांटेड हूँ, आई एम अ फोर्थ चाइल्ड। जबकि मेरी बहनें उल्टा कहती थी कि सबसे पैम्पर्ड तुम थी, तुमको मम्मी पापा के साथ हम 3 बहनों का भी प्रेम मिला। बट शायद ये जो लो बच्चे फील करते हैं, या एक छोटा सा एक पड़ाव आता था, हमारे समय डिप्रेशन जैसा वर्ड नहीं हुआ करता था। आजकल सोशल मीडिया ने इस डिप्रेशन वर्ड को या इसको बहुत हाईलाइट किया हुआ है। तो तब वो फैमिली के सपोर्ट से शायद हम लोग और काम में लग गए, तो उतना लो कभी नहीं गए। पर आज की बच्चे क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो इनको जो सपोर्ट चाहिए ये डेफिनेटली आपको जो मिला उससे कई हद तक जुदा भी होगा, अलग भी होगा। एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट विथ योर किड्स। तो उनसे बात करिए और अपने बैगेज को झाड़िए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि हर औरत या हर इंसान से किसी न किसी पड़ाव पे गलती होती है। जी। मैं पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान मेरी बार बार नज़र उस फोटो पे जा रही थी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कब की फ़ोटो? ये बहुत क्यूट है वैसे तो, बट ये फोटो कब? 2015 ओनली, द ईयर वी लॉस्ट अभिषेक, उसी साल की है ये। रुद्रांश, अभिषेक का बहुत मन था रुद्रांश को बोर्डिंग भेजने का, तो हम लोग देहरादून उसकी प्रिपरेशन के लिए गए थे। ये मसूरी की फ़ोटो है। और कई बार ऐसा लगता है ना, आपको कुछ पता नहीं होता है, तो हमसे जब बोला आपकी दोनों की पिक्चरें, तो मेरे पास हम दोनों की पिक्चरें ही नहीं थी बहुत सारी। तो ऐसा लगता है ना कई बार मोमेंट्स को कैप्चर कर लेना चाहिए, तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि कब पता नहीं आपके पास वो मोमेंट ही ना रहे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखिए, मैंने एक बार क्लोजिंग कर दी थी, बट हमारी बात ख़त्म नहीं, क्योंकि आपने कह ही दिया था हम शहडोल वाले हैं। तो चलिए, अब हम दोनों को दीजिए इजाज़त। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी विस्तार न्यूज़ के साथ बने रहे, और जल्द हाजिर होंगी नारी शक्ति में फिर नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।